नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी सैनिक परिवारों के लिए आपके प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं। तो जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के आपके प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। हो सकता है जो हमारे अन्य पेंशनर हैं उनके भी प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो के माध्यम से मिल जाए, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, अभी तक भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्रदान की जाती हैं, पेंशनर की समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मदर को फैमिली पेंशन मिलती है 2002 के बाद के सभी पीपीओ, क्या आपकी टीम दिलवा सकती है? ये बिहारी शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आया है। उन्होंने प्रश्न किया है। इस प्रकार के प्रश्न को लेकर जो अन्य पेंशनर हैं उनके लिए, सभी के लिए मेरा जवाब है। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपको पुराने पीपीओ की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि आपकी पेंशन सही आ रही है तो पुराना पीपीओ की जरूरत फिर क्यों पड़ रही है? हाँ, यहाँ पर आपका कोई पुराना एरियर बकाया हो तो हो सकता है कि आपको पुराने पीपीओ की जरूरत पड़ रही हो। तो इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं वो पीसीडीए को लेटर लगकर अपने पुराने पीपीओ को ले सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर के पुराने पीपीओ की कॉपी ले सकते हैं। इसके अलावा जिनका माइग्रेशन इस पर्स में हो गया है, 2 साल 3 साल या 4 साल हो गए हैं इस पर्स में माइग्रेशन हुए, उनके सभी पीपीओ, उनके सभी जो कॉरिजेंडम पीपीओ हैं ऑनलाइन स्पर्श पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप वहां से एक एक करके सभी पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से बिहारी शर्मा जी ने एक अगला प्रश्न किया है, 2002 में सुबेदार रैंक वालों को ओआरओपी में बेनिफिट मिला है क्या? जी हाँ, चाहे वो 2002 के रिटायरी हों, चाहे 1992 के रिटायरी हों, चाहे 1982 के रिटायरी हों, या फिर 2022 के रिटायरी हों, उन सभी को ओआरओपी में बेनिफिट मिला है। अगला प्रश्न है, 80 साल तक कितने लोग जीते हैं? ये उमेश साहू जी की आईडी से प्रश्न आया है। इन्होंने प्रश्न किया है कि 80 साल तक कौन जीता है। आपने जो वीडियो बनाया है कि 80 साल होने पर 20% पेंशन में इजाफा होगा, 85 में 30%, 90 में 40, इस प्रकार से आपने वीडियो बनाया, तो 80 साल तक कौन जीता है? अब भाई देखो, यहाँ पर 80 साल जीने न जीने का यहाँ पर सवाल नहीं है। जो लोग जीते हैं वो अपनी पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो तैयार किया है, जिनकी 80 साल एज हो गई है। मेरे परिवार में ही मेरे दादाजी 95 साल से ऊपर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में कोई 90 से ऊपर ना पहुंच पाता हो। जो पहुंच पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ 5% या 10% लोग ऐसे हैं कि जो 100 साल तक जीते हैं, 100 साल जीने के बाद भी उनकी पेंशन में इजाफा नहीं होता, तो उसके लिए मैंने वीडियो तैयार किया। हालांकि यहाँ पर जो 100 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, इस उम्र तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। गवर्नमेंट को भी इसमें संशोधन करना चाहिए। हालांकि ये प्रपोजल चल भी रहा है और जगह जगह से प्रश्न आ रहे हैं कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, और आगे चल करके इसमें संशोधन होगा। खबरें निकल करके आ रही हैं 60 और 70 के बीच में पेंशन में इजाफा होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, ओआरओपी 1-2 मिल गया है, ओआरओपी 3 का बेनिफिट नहीं मिला है। ये चमन शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आया है। इन्होंने प्रश्न किया है कि स्पर्श में माइग्रेशन तो हो गया है, परंतु ओआरओपी 3 में हमें बेनिफिट नहीं मिला है। कॉल करके टोल फ्री नंबर से प्रश्न पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, ओआरओपी 3 की टेबल को देखें, अपने रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर यदि उनकी पेंशन में इजाफा हुआ है और अभी तक भी आपको बेनिफिट नहीं मिला है, आपकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है, तो शीघ्र ही पेंशन कार्यालय से संपर्क करके इस पर को लेटर भिजवाएं, पीसीडीए को लेटर भिजवाएं, या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, पिताजी डिफेंस में थे, 4th क्लास सर्विस करके 2007 में रिटायरमेंट हुआ है। ये शमी खान जी की आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, मेरा सबसे पहले आप लोगों को यही कहना है कि आपका यहाँ पर प्रश्न अधूरा है। मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो सिविल डिफेंस में थे या फिर कॉम्बैट में थे।
जो भी इस प्रकार के पेंशनर हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है टीम का, उस पर अपने पीपीओ की कॉपी भेज सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अपने आप प्रश्न को क्लियर करें कि वो किस प्रकार के पेंशनर हैं, सिविलियन हैं या कॉम्बैट हैं, और उन्होंने कितने साल सर्विस की है इत्यादि जानकारी आप लिख करके भेज सकते हैं, तभी आपका यहाँ पर आंसर सही मिल पाएगा। इसी क्रम में यहाँ पर छठवां प्रश्न है, डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, यूजर नेम पासवर्ड बनाने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करें। ये रविंद्र प्रताप जी की आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, डिसेबिलिटी पेंशनर हैं और उन्हें सर्विस पेंशन भी मिल रही है, तो जहां पर आप अपने यूजर नेम में 01 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फैमिली पेंशनर हैं वो 02 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, जो मैंने जवाब दिया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया है, सातवां प्रश्न, फैमिली पेंशनर के लिए यूजर नेम में क्या कोड लगाना चाहिए। ये डॉक्टर एस निजामुद्दीन जी की आईडी से प्रश्न आया है। तो इस प्रकार के जो फैमिली पेंशनर हैं अपने यूजर नेम में 02 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर आठवां प्रश्न है, माता जी के लिए स्पर्श से यूजर नेम पासवर्ड आ गया है, डाउनलोड करने पर इनवैलिड बता रहा है। ये ललित कुमार जी की आईडी से प्रश्न आया है। देखो, इस प्रकार के जो भी पेंशनर है उनके लिए मेरा यही जवाब है, इनवैलिड कब कब बताता है, आपका पासवर्ड और यूजर नेम आए हुए 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और अब आपको उस यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ी है और आप उसके थ्रू खोलना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनवैलिड ही बताएगा। फिर भी यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप लॉगिन पर क्लिक करके वहां पर जो फॉरगेट का ऑप्शन होता है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके वहां पर जो भी आपसे यूजर नेम मांगा जाता है पीपीओ और उसका कोड का इस्तेमाल करते हुए यूजर नेम को फिलअप करिए। ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी के पश्चात आपके मोबाइल पर डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा, डिफॉल्ट पासवर्ड के जरिए आप पुनः यूजर नेम और पासवर्ड डालते हुए, डिफॉल्ट पासवर्ड को डालते हुए लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो एक आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें डिफॉल्ट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड की आपसे डिमांड की जाएगी। डिफॉल्ट पासवर्ड की जगह आपके मोबाइल नंबर पर जो अभी स्पर्श के थ्रू पासवर्ड दिया गया था, डिफॉल्ट पासवर्ड यानी कि अल्फाबेट और न्यूमेरिकल मिक्स पासवर्ड जो आपको दिया गया था, आप उसको इस्तेमाल करिए, और न्यू पासवर्ड की जगह जो भी आपको आसान लगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल और अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आपको अपना पासवर्ड बनाना है, तभी आपका पासवर्ड सक्सेसफुली होगा। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, यदि उनको कोई दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप स्क्रीन के माध्यम से देखें, इस वीडियो के माध्यम से आप अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने यूजर नेम और पासवर्ड को बना सकते हैं।